Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 9th students, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम बाकी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9th बुक कोड 165 सुमिता अरोरा बुक से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि यूनिट 1 का जो सफर है वो हमने तय कर लिया है साथ मिलकर, और आगे पिक्चर अभी बाकी है। तो यूनिट 1 में जो चैप्टर 1 आपका दिया हुआ है उसके टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करने के बाद आज डिस्कस करने वाले हैं हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, इस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हूबहू एज इट इज आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम वाला जो चैप्टर है और इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाला जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, जिसका लिंक आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लो। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9th IT CA AI सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद फ्री ऑफ नोट्स। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो यदि नोट्स चाहते हो, है ना जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 कैटेगरी में यहाँ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। सेशन थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा क्योंकि यहाँ मैंने वो सारे क्वेश्चंस रखे हैं इस चैप्टर के जो एज इट इज आते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कंप्यूटर। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन मैम। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो, वो इनपुट प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद में एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इज सफिशिएंट डेफिनेशन, यदि आपसे पूछ ली गई तो आपको यही लिख कर आना है। इसके यूजेस तो हर कोई बता देता है मैम, इसलिए यूज होता है, उसलिए यूज होता है, ये काम कर सकते हो, वो काम कर सकते हो, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दिस जो आपको लिखकर आनी है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, तो मैम अनलिमिटेड फीचर्स हैं। ये बहुत फास्ट स्पीड से कैलकुलेशन करता है, ह्यूमंस भी नहीं कर पाते हैं। इसके पास बल्क स्टोरेज होता है प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के फॉर्मेट में, और भाई एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जैसा डेटा आप इनपुट करोगे वैसा आउटपुट आपको मिलेगा। यदि आप एक्यूरेट डेटा दोगे तो ऑब्वियस ही बात है बिना मिस्टेक के जो है एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। वर्सेटाइल, कभी नहीं थकता है मैम, आराम से काम करता है, पूरा दिन भर चलाओगे कंप्यूटर को तो वो चलता रहेगा, काम करता रहेगा, है ना। तो वर्सेटाइल डिवाइस है, रिपीटेशन में से भी नहीं थकता है। मतलब आपसे कोई कह देगा कि एक ही काम को बार बार करना है तो यू आर टायर्ड, आप टायर्ड हो जाओगे, आप नहीं करोगे, आप बोर होने लगोगे, बट कंप्यूटर बोर नहीं होता है ना, वर्सेटाइल डिवाइस है। डिलीजेंस, इसका IQ लेवल बेसिकली बात करें तो डिलीजेंस होकर काम करता है, ठीक है। अब इसमें IQ लेवल नहीं होता है, ये हम बोल सकते हैं कि इसके लिमिटेशंस में आ जाएगा। यदि आप कंप्यूटर में IQ लेवल डेवलप करना चाहते हो तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बन जाता है ना। ऑटोमेटिक इसमें ऑपरेशंस होते हैं एंड ओबीडियंस, आपकी बात मानता है, जैसा यूजर कहेगा वैसा कंप्यूटर काम करेगा। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर एक ह्यूमन मेड मशीन है ना। हम हमारी नीड के हिसाब से उससे काम करवाते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, वो डॉक्यूमेंट बना के देगा, उसके लिए डेटा जैसा आप इनपुट करोगे वैसा काम करेगा, है ना। सो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एंड होपफुली आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए। अभी क्वेश्चन आया तो फीचर्स लिखकर आ सकते हो आराम से। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस, तो देखो 0 IQ, है ना, इसका कोई IQ लेवल नहीं होता है, ह्यूमन मेड मशीन है, एक डम्ब मशीन है, जैसा जैसा आप कहोगे वैसा वैसा काम करेगा। ओके जी, आपने कहा पेंटिंग करना है तो पेन पर सॉफ्टवेयर में आप पेंटिंग कर सकते हो, तो जैसे इंस्ट्रक्शंस ह्यूमंस देंगे वैसे वो काम करेगा। तो इसका IQ लेवल 0 होता है, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन इस लिमिटेशन को ओवरकम किया जा रहा है आर्टिफिशियल मशीन्स के थ्रू, जो AI इंटेलिजेंस मशीन है, उसमें हम डिसीजन लेना मशीन को सिखाते हैं। तो भाई काफी हद तक इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। डज लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, ओके, एंड नो फीलिंग्स, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी काम किया जा रहा है साइंटिस्ट के थ्रू। जैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस मशीन में आ जाती है तो ये तीनों लिमिटेशंस ओवरकम हो जाएंगे। फिलहाल यदि लिमिटेशंस आते हैं तो यू विल राइट दिस, ओके। नाउ व्हाट इज हार्डवेयर। अभी हार्डवेयर क्या होता है, जितने फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं मैम। तो ऑल दी फिजिकल कंपोनेंट्स दैट ऑक्यूपाइड सम स्पेस दैट कैन टच, जिसको आप देख सकते हो जो ऑक्यूपाई करते हैं कोई स्पेस, वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। इसमें इनपुट आउटपुट स्टोरेज सारे डिवाइसेस आ जाते हैं। वही क्वेश्चन आ जाता है यदि सॉफ्टवेयर, तो क्या लिख कर आओगे, इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट इज नॉट हार्डवेयर, है ना। ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर के इनसाइड होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ सम डेटा, वी कैन ऑपरेट ऑन इट, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक सॉफ्टवेयर की यदि बात करूं तो वो कौन
कौन सा होता है जो कंप्यूटर को, यूजर को, सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है जैसे ही आप कोई नया कंप्यूटर खरीदते हो। विंडोज इंस्टॉल करना है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हो इंस्टॉल करना, आप वो इंस्टॉल करवा सकते हो, है ना जी। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे आप सब काम करते हो, वो सारे ही सॉफ्टवेयर होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसी पर्टिकुलर सिलेबस में कंटिन्यू करेंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, लाइक आप बात कर लो ओपन ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, ये सभी तो सॉफ्टवेयर है ना जी। नाउ व्हाट इज आईपीओ प्रोसेस? तो कंप्यूटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल होता है आपका आईपीओ, दैट इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। फर्स्ट वी नीड टू गिव द इनपुट, जो भी इनपुट है वो प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू, और प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिलता है मैम? आउटपुट। तो ये क्या कहलाती है आपकी आईपीओ साइकिल। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ओके, सो ऑल द प्रोसेसेस इन कंप्यूटर गोज थ्रू आईपीओ प्रोसेस, मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है। हाउ कंप्यूटर वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल, इट रिफर्स टू इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अभी 2 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर से तो एक एक 2 लाइन में ही लिख कर आना है, इनको ज्यादा एलैबोरेट करके नहीं आना है ना। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट? अभी प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम होता है मैम? प्रोसेसिंग का काम होता है। जो भी डेटा आप इनपुट करते हो वो प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेसिंग के थ्रू। और प्रोसेसिंग कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर, है ना। सो द यूनिट डज ऑल द प्रोसेसिंग वर्क इन कंप्यूटर, जिसको आप सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हो। इट ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वेयर ऑल द कैलकुलेशंस टेक्स प्लेस। ओके, अभी सीपीयू के भी अपने 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस होता है, वो आगे हम देखेंगे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स में। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मेमोरी यूनिट? अभी मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? डेटा को स्टोर करना। देखो, कंप्यूटर में 4 से 5 ऑपरेशंस होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। तो इनपुट के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं। वही मेमोरी यूनिट होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये वो यूनिट होती है जो जितने भी डेटा इंस्ट्रक्शंस आप इनपुट करते हो वो जहां जाकर स्टोर होते हैं, वो बेसिकली मेमोरी यूनिट कहलाती है। ठीक है, नाउ मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू, मैंने कहा ना प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, पढ़ा था हमने। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिंक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है पूरी लिंक, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक, जिसमें दोनों चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए। जाके एक बार देख लेना, पूरे चैप्टर समझ लेना। बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इस तरीके से आते हैं। तो सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स, एलयू, सीयू एंड रजिस्टर, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, या आप इसको मेमोरीज भी कह सकते हो, है ना। जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए सीयू कंट्रोल यूनिट एक्चुअली सिग्नल्स जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल्स। नाउ एक्सप्लेन डीडीआर रैम। अभी रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेराइटी ऑफ रैम्स आर अवेलेबल नाउअडेज, है ना। एसरैम, डीरैम, पहले 2 ही रैम हुआ करती थी, आजकल डीडीआर रैम भी आ चुकी है। ठीक है जी, तो ये डीडीआर रैम होता क्या है? ये एसडी रैम के आर्किटेक्चर पर ही बना होता है, स्टैटिक रैम के जैसा ही होता है, बट इट यूटिलाइजेस द क्लॉक सिग्नल्स डिफरेंटली टू ट्रांसफर ट्वाइस द डेटा इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एक अमाउंट ऑफ टाइम में डबल डेटा को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी डीडीआर रैम में होती है। बात समझ में आई? इसीलिए ये ज्यादा ग्रेटर बैंडविड्थ के साथ में काम करता है। ठीक है, तो सिंगल डेटा रेट बाय ट्रांसफरिंग डेटा ऑन द राइजिंग एंड फॉलिंग एजेस टू द क्लॉक सिग्नल, मतलब डबल रेट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डीडीआर रैम का यूज किया जाता है। आजकल जितने कंप्यूटर सिस्टम्स है ना बेटा, सब में डीडीआर रैम ही लगता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज कैश मेमोरी? अभी कैश मेमोरी क्या होता है? कैशे किसको कहते हैं? अभी बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखो, सीपीयू और जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर और बेसिकली यदि मेमोरी रैम की बात करें तो दोनों आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। मतलब कि हम बात करें रैम से डेटा उठता है, प्रोसेसर के पास आता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसर जब तक डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा तब तक रैम से डेटा उठकर उसके पास नहीं आएगा। तो प्रोसेसर डेटा कहां से लेता है? रैम से। अब रैम में यदि डेटा नहीं होता है तो रैम हार्ड डिस्क से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, इसमें लग जाता है टाइम। सीपीयू कभी-कभी रैम से डेटा को एक्सेस करने में भी टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस हो जाती है। तो यहां पर बीच में एक मेमोरी काम करती है जिसका नाम है कैश मेमोरी, जो फास्ट एक्सेसिबल मेमोरी होती है। सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी होती है जो डेटा को क्विकली एक्सेस करती है रैम से और सीपीयू को प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो ये एक टाइप की एसरैम होती है। दिस इज फास्ट मेमोरी एंड बिल्ट इनटू कंप्यूटर सीपीयू लोकेटेड नेक्स्ट इट ऑन सेपरेट चिप। मतलब कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जहां पे कैश मेमोरी अलग से एक मेमोरी के फॉर्मेट में आप अटैच करो सेपरेट, या फिर हम बात करें तो सीपीयू के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर बिल्ट इन भी आती है ये कैश मेमोरी। ठीक है, एक्सपेंसिव होती है क्योंकि फास्ट एक्सेसिबल होती है ना। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है जो भी डेटा होता है जो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है। नाउ व्हाट इज बूटिंग?
So whenever you start the system, the first process is going on, जिसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस, जिसका डेटा कहाँ स्टोर होता है, रोम में. एक्चुअली इस बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मैम. तो दिस इज द आंसर. इट इज अ प्रोसेस इन विच योर कंप्यूटर गेट्स इनिशियलाइज्ड. आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट होता है. whenever you switch on the computer, the first process is going, this is known as booting process, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जिसमें पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, बायोस वगैरह ये सारी प्रोसेस रन होती है. एक ब्लैक और ब्लू कलर की स्क्रीन आती है जिसपे कुछ कोड चलता हुआ दिखता है, फिर आपकी वेलकम स्क्रीन आती है. तो बिफोर वेलकम स्क्रीन जो प्रोसेस चल रही होती है, दिस इज नोन एज बूटिंग, है ना. नाउ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. लो भाई क्वेश्चन ये भी आ चुका है, कहा था मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, जो डेटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो दो होते हैं. पहला होता है प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी कहते हो आप, और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं. तो प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आ जाती है आपकी, रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में आती है आपकी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसको आप कहते हो, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ठीक है, वही फ्लैश ड्राइव्स वगैरह जो आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह आती हैं. जितनी ये ड्राइव्स होती है ना जो बैकअप के लिए जो लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करती है, वो सभी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं जो सीपीयू से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं. सीपीयू से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने वाली मेमोरी होती है रैम, दैट इज मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है. अभी रैम में डेटा यदि एक बार आपने लिखा तो हो सकता है कि यदि वो सेव नहीं हुआ है तो यहाँ से डेटा डिलीट हो जाए, यदि इलेक्ट्रिसिटी पावर चला जाता है तो पावर कट हो जाता है. तो इसलिए हम इसको कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी. और बेसिकली यदि हम एसरैम की इसकी बात कर लें, किसकी, सेकेंडरी स्टोरेज की, तो यहाँ डेटा परमानेंटली जाके स्टोर हो जाता है. तो ये एक तरीके से परमानेंट मेमोरी होती है, तो इसको आप नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हो. सो व्हाट इज द डिफरेंस. प्राइमरी मेमोरी इज नीडेड बाय कंप्यूटर फॉर इट्स ओन वर्किंग, है ना. जनरली इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, व्हाइल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर द वर्क डन ऑन कंप्यूटर परमानेंटली. अंडरस्टूड दिस थिंग. तो डेटा डिलीट नहीं होता है तो नॉन वॉलेटाइल, डेटा डिलीट हो जाता है तो वॉलेटाइल. ओके अब इस डिफरेंस को आप ऐसे भी लिख कर आ सकते हो, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम होता है, रैम रोम के फर्दर टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में फिर उसके फर्दर टाइप्स होते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट राइट एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. लो भाई एग्जांपल भी आ गया यहाँ पर, तो रैम रोम लिख कर आ जाना, इसमें हार्ड डिस्क, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी आपको ड्राइव्स लिख कर आनी है, इन डिस्क के नाम लिख कर आने. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. अब आ गए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. तो जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो चुके हैं. 13 से 14 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एंड होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, अब आइडिया मिल गया होगा कि एग्जाम में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आते हैं तो किस तरीके से आएंगे. ठीक है जी, यही आएंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये सभी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं. तो जब मैं कहती हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसका बेसिकली मतलब यही होता है बेटा कि इसमें पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है, सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है. इट मीन्स कि ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में आने के 100% चांसेस है. ओके चलो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें तो अगेन लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर 2 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं. ये कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया तो उसको आप कैसे 2 नंबर में फॉर्म कर सकते हो, कैसे 3 में, कैसे 4 में. यदि डाउट है, नहीं आता लिखना आंसर, तो कमेंट सेक्शन में बता देना बेटा, एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी दैट हाउ टू फॉर्म द आंसर इन डिफरेंट मार्क्स. ओके देखो 2 नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 4 से 5 लाइन में आंसर लिखना होता है. मुश्किल से आपको 4 पॉइंट लिखने ही होते, 2 तो लिखना कंपलसरी है 2 नंबर के क्वेश्चन में. और यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट या 4 तो मिनिमम लिखने ही होते हैं पॉइंट्स, है ना, यदि ऐसा है. और यदि पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हो तो भाई 8 से 10 लाइन लिखकर आनी है आपको आराम से, 100 से 150 वर्ड का आंसर लिखकर आना है यदि 4 नंबर का लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है. तो इट डिपेंड्स कि अब आप कैसे आंसर को एलैबोरेट कर सकते हो, कैसे आंसर को प्रिसाइज कर सकते हो, और ये टेक्निक आपको आ जानी चाहिए बिकॉज नाउ यू आर इन 9th क्लास. नहीं आता है तो अगेन आई एम टेलिंग, कमेंट में बताना बेटा जी, मैं वीडियो ले आऊंगी. ठीक है नाउ राइट द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर. नो इंटेलिजेंस, कैन नॉट टेक डिसीजंस, डिपेंड्स ऑन यूजर इनपुट एंड लैक ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स. जो अभी हमने 1 वर्ड में लिमिटेशन देखे ना 2 नंबर के क्वेश्चन में, वो यहाँ 3-4 नंबर के क्वेश्चन में आपको इलैबोरेट करके लिख दिया. नाउ दिस इज द वे टू राइट द आंसर. ओके कि आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए कि अगर ज्यादा नंबर में पूछा है तो भाई पॉइंट्स को इलैबोरेट कर दो, इनहैंस कर दो. ओके नाउ राइट अबाउट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट. ये 4 जो
यूनिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इनमें से एक भी यूनिट एब्सेंस होती है, इसमें से कोई भी एक यूनिट नहीं होती है, तो आपका सिस्टम काम नहीं कर सकता है। जैसे स्कूल में यदि बात करें, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, सभी का होना जरूरी है। अगर एक भी कोई नहीं होता है, सपोज स्कूल में स्टूडेंट से प्रिंसिपल है, टीचर नहीं है, तो क्या काम चलेगा? नहीं ना। और सपोज टीचर से स्टूडेंट से लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, तो भाई कौन मैनेज करेगा? अंडरस्टूड। और अगर टीचर्स, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट ही नहीं है, तो फिर क्या? कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आई? तो जैसे हर एक सिस्टम के लिए बाकी सारे जो सब सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे कंप्यूटर सिस्टम में भी ये सारे कंपोनेंट्स होना बहुत जरूरी होता है। हर एक कंपोनेंट का अपना इंडिविजुअल वर्क होता है। ओके, अब इस क्वेश्चन में इसको आप दो लाइन में एक्सप्लेन भी करके आ सकते हो, यदि आपसे 4-5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया तो। नाउ सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, बताया मैंने, एलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। अभी 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो उसको एक थोड़ा एनहांस करके आना। एलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो इसी मेमोरी की मदद से होते हैं, है ना। मतलब इसी प्रोसेसर में जो ये एलयू पार्ट होता है ना, इसी की मदद से होते हैं। कंट्रोल यूनिट की बात करें तो जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है, ठीक है भाई, मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है, प्रोसेसर तक पहुंचाना है, ठीक है, आउटपुट यूनिट तक पहुंचाना है, और ये जितना भी लेन देन जो होता है ना इन यूनिट्स के बीच में, इसके लिए सिग्नल्स कौन जनरेट करता है? सीयू। ओके, एंड रजिस्टर्स, जहां पे टेम्परेरीली जाके डेटा स्टोर होता है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, जितने टाइम के लिए प्रोसेसिंग हो रही है, जहां डेटा जाके स्टोर हो रहा है, वो रजिस्टर्स। नाउ व्हाट इज द मेन मेमोरी? अभी देखो इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेन मेमोरी, जहां डेटा टेम्परेरीली जाके स्टोर हो रहा है, ये वो मेमोरी है जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। यहाँ टेम्परेरीली डेटा स्टोर होता है, जहां से डेटा डिलीट हो जाता है यदि आपने सेव नहीं किया है तो। सीपीयू जिस मेमोरी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है वो रैम ही होती है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसमें SRAM, DRAM, DDR-RAM सारे एग्जाम्पल्स आप लिख कर आ सकते हो। नाउ रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जहां जाके स्टोर होता है। जैसे ही बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो रोम से आपका जो डेटा है वो रोम से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है वो लोड होता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से लोड होता है वो रोम ही होता है, जहां परमानेंटली जाके ये पर्टिकुलर डेटा स्टोर होता है। अगर लाइट चली भी जाती है, सपोज आपने सिस्टम स्टार्ट किया, बूटिंग प्रोसेस चल रही है, लाइट चली भी गई तो फर्क नहीं पड़ता है। जब लाइट आएगी, जैसे ही पावर मिलेगा तो वैसे सिस्टम फिर से स्टार्ट होगा और वो प्रोसेस स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर है, तो इसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल डेटा डिलीट नहीं होता है, वोलेटाइल डेटा डिलीट हो जाता है। दिस इज द ट्रिक टू लर्न दिस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। अगर करना है तो इसके 3 टाइप होते हैं, दैट इज PROM, EPROM, EEPROM, आगे पढ़ेंगे अभी हम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें पावर ऑफ होने पर भी डेटा बना रहता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो सेम क्वेश्चन यार, आपसे इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, आपसे डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं, तो बता देना वही। रीड राइट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, रैम, रोम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। और क्या बताओगे? एक एक एग्जांपल बता के आ जाना, अगर 4 नंबर में पूछ लिया सफिशिएंटली। इसको इनहैंस करके आना, इसको एलैबोरेट करके आना जरा, ठीक है। ये तो एक एक वर्ड में मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाउ टू राइट द आंसर। नाउ राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन फील्ड। अभी एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर का क्या यूज है? खतरनाक यूज है मैम, है ना। आजकल हर कोई बुक से पढ़ना पसंद ही नहीं करता है, सब लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, PC, यूट्यूब वीडियोस या आपके स्कूल के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज या ऑनलाइन कुछ प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो हम वही देखना पसंद करते हैं। इवन आप स्कूल नहीं भी जाते हो तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, PC में अपना वर्क बुलवा के उसी से कंप्लीट करते हो, है ना मैम। तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को समझाने सिखाने के लिए बच्चों को कंप्यूटर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो ऑनलाइन क्लासेस में, डिजिटल लाइब्रेरीज में, प्रेजेंटेशन में, सिमुलेशन में, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है। नाउ राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन साइंस, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग फील्ड। साइंस, रिसर्च और इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे कंप्यूटर का यूज हो रहा है, तो ये सारे एप्लीकेशन एरियाज है जहां आपको बताना है। तो साइंस में कैसे यूज हो रहा है? डेटा को एनालाइज करने में, सिमुलेशंस में, डिजाइनिंग मॉडल्स, रिसर्च पेपर, रोबोटिक्स, ये सभी फील्ड्स आपकी साइंस और इंजीनियरिंग में, रिसर्च में आती हैं, है ना। अगर आप आगे चल के डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ऑब्वियस ये आपका साइंस फील्ड में ही आ जाएगा। आप AI मॉडल्स, रोबोटिक्स में जाना चाहते हो तो ये अगेन आपका डेटा साइंस, AI मॉडल, इंजीनियरिंग फील्ड में आ सकता है ना जी। आप कोई AI इनेबल्ड CAD डिजाइंस वगैरह मॉडल्स डिजाइन करना चाहते हो तो वहां पे इंजीनियरिंग फील्ड का यूज करते हो आप। डन, तो लिख दोगे ना आराम से, यूजेस तो आराम से लिख दोगे, आई नो। नाउ राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन फील्ड।
अभी देखो कम्युनिकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर्स खतरनाक यूज हो रहे हैं। पहले जो कम्युनिकेशन हुआ करता था वो कबूतर जा 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 पोस्ट लेटर के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आए, टेलीफोन्स आए, मोबाइल फोन्स आए और अब तो इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं मैम। और कम्युनिकेशन एक क्लिक पे आप दुनिया के किसी भी लोकेशन पे बैठे पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, ईमेल्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ना। सो राइट द आंसर लाइक दिस, ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड ना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे तो सोर्सेज है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं मैम। नाउ राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स, बैंक में कैसे यूज हो रहा है। अभी देखो ये सारे क्वेश्चन लेने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि बेटा क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है ना। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फर्स्ट चैप्टर से एग्जाम को फोड़कर आना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना। बैंक में कैसे यूज होता है, बैंक में बिना कंप्यूटर के काम ही नहीं होता है मैम। आजकल तो नेट बैंकिंग का जमाना आ गया है, बैंक जाता कौन है, सब अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी से ही करते हैं। पेटीएम, यूपीआई पेमेंट आ गए, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप पासबुक अपनी फोन में देख सकते हो, आप किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हो, आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, सब अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप, पीसी की मदद से कर सकते हो, है ना। बैंक का अपना खुद एक एप्लीकेशन होता है, एक ऐप होता है जिसकी मदद से आप काम करते हो। जैसे एसबीआई का यूनो बैंक ऐप होता है ना। सो अकाउंट्स को मैनेज करना, नया अकाउंट खुलवाना, पॉलिसीज देखना, एटीएम सिस्टम्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड कीपिंग, इन सभी में कंप्यूटर्स का यूज होता है। नाउ राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट फील्ड। अभी इससे तो आप बखूबी होंगे कि भाई एंटरटेनमेंट फील्ड मतलब कि कहीं ना कहीं बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन के गेम्स कैसे खेलोगे मैम, है ना। पबजी के इंटरेस्टेड पर्सन्स होंगे आप, फायरफॉक्स वगैरह जो खेलते होंगे, फायरवॉल्स वगैरह गेम्स ना। मैं तो नहीं खेलती, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट लूडो वगैरह आजकल सब ऑनलाइन आ गया, चेस ऑनलाइन आ गया, आप खुद खेल सकते हो। आपके पास प्लेयर भी नहीं है फिर भी आप खेल सकते हो, क्योंकि वहां पे एक एआई बेस्ड ऐसा प्लेयर बैठा रहता है जो आपके हिसाब से चलता है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट में मूवीज, गेम्स, म्यूजिक, एनिमेशन, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एवरीथिंग इज हियर, जो आप लिख कर आ सकते हो आराम से। राइट नाउ राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर बाय मिलिट्री। ओके, मिलिट्री में कैसे यूज करते हो, तो रडार सिस्टम्स, आपको पता है कि दूसरे शहर में, दूसरी कंट्री में क्या चल रहा है, कैसे पता करोगे। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर वाली स्थिति आ चुकी थी, रडार के थ्रू सारी एक्टिविटी पाकिस्तान की क्या कही जा रही थी, नोटिस की जा रही थी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सर्वाइलेंस वगैरह, सिमुलेशन ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, वहाँ वेपन को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी जो आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बुक, एक सब्जेक्ट साइबर सिक्योरिटी पे आ चुका है। मतलब इंटरनेट जितना ज्यादा बूम पर है उतने ही ज्यादा अटैक्स, उतने ही ज्यादा हैकर्स, उतने ही ज्यादा रॉन्ग एक्टिविटीज भी इंटरनेट पे देखने को मिलती है, जिसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी नाम से एक बुक, एक सब्जेक्ट ही निकाल दिया भाई कि लो पढ़ो, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ना पड़ेगा, रियली वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो नाउ राइट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर बाय पुलिस फॉर लॉ एंड इन्फोर्समेंट। लॉ और इन्फोर्समेंट, पुलिस के लिए कैसे कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, तो क्राइम रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, है ना। जो साइबर आपकी पुलिस होती है वो क्या करती है, कंप्यूटर्स के थ्रू ही तो हैकिंग वगैरह होती है। दो तरीके की, एथिकल हैकिंग और नॉन एथिकल हैकिंग। पुलिस क्या करती है, नॉन एथिकल हैकिंग को नहीं, एथिकल हैकिंग का यूज करती है ताकि लोगों को बचाया जा सके, जितने आजकल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे बचाया जा सके, है ना। नाउ सर्वाइलेंस, फिंगरप्रिंट मैचिंग के लिए, जीपीएस ट्रैकिंग के लिए, आजकल बसेस वगैरह में आप देखते हो आपके स्कूल बसेस में भी जीपीएस लगा होता है, उसको ट्रैक करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हर एक पर्पज में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, लिख कर आ सकते हो ना आराम से। नाउ एक्सप्लेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रैम, डी रैम, एस रैम एंड डीडीआर। अब देखो ये क्वेश्चन अगेन आपसे 3 नंबर 4 नंबर में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आ चुके हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे वहीं से ही, वैसे ही, बट वही सेम चीज। अभी हमने डीडीआर रैम 2 नंबर में सीखा, अभी डीडीआर रैम के फीचर्स 3 नंबर में देखे। अब ये 4 नंबर में आप देखो क्वेश्चन आपसे रैम कैसे पूछा हुआ है। तो रैम के 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स में मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझा दिए, तो अब फिट हो गया होगा दिमाग में कि आंसर कैसे लिखना है ना। चलो यहाँ क्या लिख कर आ जाओगे, देखो सबसे पहले डी रैम की बात कर लें, दैट इज डायनेमिक रैम, थोड़ा इनहांस करके आना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इट स्टोर्स ईच बिट ऑफ डेटा इन सेपरेट कैपेसिटर। डी रैम कैपेसिटर्स से मिलकर बना होता है जहां डेटा जाके स्टोर होता है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है ना, हर टाइम पीरियड में इसको रिफ्रेश करना होता है। ये एस रैम से स्लोवर होती है, मतलब एस रैम से स्लोवर होती है और सस्ती मेमोरी आराम से मिल जाती है। एस रैम स्टैटिक रैम कैश मेमोरी की कैटेगरी में आती है, एक्सपेंसिव है ना, जो फ्लिप फ्लॉप्स कैपेसिटर दोनों से मिलकर बनी होती है। अगर एस रैम भी आया है ना, आगे एस रैम भी पढ़ेंगे अभी हम। कॉमनली यूज्ड एज मेन मेमोरी इन कंप्यूटर्स। अब रैम मेन मेमोरी की तरह ही ट्रीट होता है। एस रैम देखो फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से डेटा स्टोर होता है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सपेंसिव होती है,
और फास्टर होती है एज कंपेयर टू डी रैम, और इसको कैश मेमोरी भी आप कह सकते हो। DDR रैम डबल डेटा रेट, एक समय में डबल डेटा को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखती है। ट्रांसफर्स डेटा ऑन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग एजेस ऑफ सिग्नल्स, क्लॉक सिग्नल्स जो सीपीयू जनरेट करता है। फास्टर देन स्टैंडर्ड एसडी रैम, एसडी रैम से भी ज्यादा फास्टर होती है। यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, है ना। ज्यादा फास्टर प्रोसेसिंग के लिए हम DDR रैम का यूज करते हैं, जो जनरली आप सीपीयूज में देखते हो, मतलब जो आजकल के लेटेस्ट पीसीज वगैरह उसमें यही लगती है। नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ PROM, EPROM एंड EEPROM। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट विल कम इन योर एग्जाम डेफिनेटली। देखो, रोम से डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता है। एक बार यदि रोम को आपने प्रोग्राम किया तो उससे डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भाई आपने सिस्टम परचेज किया और एक बार आपने बूटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा है वो यदि एक बार रोम पर अपलोड कर दिया तो यू कांट नेवर डिलीट इट, है ना। तो उस टाइप की मेमोरी को कहते हैं प्रोग्राम्ड वंस। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर प्रोग्रामिंग, डेटा बिकम्स परमानेंट, कांट बी इरेज्ड और रीरिटन। लेकिन आप चाहते हो कि भाई रोम का डेटा डिलीट कर दिया जाए, तो टेक्नोलॉजी के साथ में दूसरे टाइप की रैम है जिसको रोम है, जिसको कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहां से डेटा को आप इरेज कर सकते हो, है ना। कमाल की बात। लेकिन बेटा इतनी आसानी से डेटा इरेज नहीं होगा कि सिलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया। यहाँ पे स्पेशल टेक्निक्स का यूज किया जाता है रोम से डेटा को डिलीट करने के लिए। तो EPROM में अल्ट्रावायलेंट लाइट का यूज किया जाता है। इसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हो। एक बार प्रोग्राम करने के बाद में टेस्टिंग और डेवलपमेंट फेजेस में इसी EPROM का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक और होती है दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। यहां भी आप डेटा को रीप्रोग्राम कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। इसके लिए जो टेक्निक यहाँ यूज की जाती है वो इलेक्ट्रिक पल्सेस होती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की प्रेजेंस में आप यहाँ से डेटा को फास्टर और इजियर वे में क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन बायोस ऑफ कंप्यूटर्स। अंडरस्टूड दिस थिंग। आगे बात समझ में, तीनों रोम के बारे में लिखकर आ जाओगे यदि आया PROM, EROM, EEPROM के बारे में, है ना। नाउ व्हाट इज कैश एंड आल्सो राइट इट्स यूज। 2 नंबर में देखा था कैश मेमोरी क्या होती है, 2 नंबर के हिसाब से आंसर बताया था। 4 नंबर में देखो आंसर क्या लिख कर आने वाले हो। तो बेटा कैश मेमोरी क्या होती है, स्मॉल मेमोरी होती है, हाई स्पीड एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लोकेटेड होती है। वही लाइंस जो मैंने आपसे कही थी सब लिखी हुई है। इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इंस्ट्रक्शंस, डेटा इंस्ट्रक्शंस को फ्रीक्वेंटली जल्दी एक्सेस करके सीपीयू को प्रोवाइड करना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है। दिस अलाउज सीपीयू टू एक्सेस डेटा मच फास्टर देन फेचिंग इनटू द रैम, ओके। नाउ इसके क्या क्या यूजेस है, ओवरऑल स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ती है कंप्यूटर की। दूसरा, लेटेंसी रिड्यूस होती है और जो वेटिंग टाइम है सीपीयू का वो कम होता है, और फास्टर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, तो आ गया समझ में। इसके साथ मैं सेशन यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली चैप्टर 1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब यदि आगे और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आगे जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपकी जो ज्यादा मार्क्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि आपका हो गया राइटर, ओपन ऑफिस लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर लूं मैं, है ना, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन टूल के बारे में बात करेंगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। यदि जानना चाहते हो इन सभी के बारे में, डिटेल वीडियो को एक्सेस करना चाहते हो, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि सभी को पता चल सके कि भाई बरखा मैम फाइनली लेकर आ चुकी हैं क्लास 9 to 12 CS, IT, IP, AI सारे सब्जेक्ट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ फ्री ऑफ नोट्स। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।